इतिहास में ना कुछ ऐसे जनरल हुए हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में कमाल कर दिखाया। आज हम एक ऐसे ही अरब जनरल की कहानी में गोता लगाएंगे। सिर्फ 17 साल। सोचिए, बस 17 साल की उम्र में एक नौजवान को एक बहुत बड़े मिलिट्री इन्वेजन की कमान सौंप दी गई, और वो भी भारतीय उपमहाद्वीप पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये यंग कमांडर, क्या थी इसकी कहानी? चलिए पता लगाते हैं। तो इस युवा कमांडर का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और इसकी सत्ता तक पहुंचने की कहानी काफी ड्रामेटिक है। देखिए, इसकी कामयाबी का राज ना उसकी जड़ों में छिपा था। कासिम, जो करीब 695 एडी में ताइफ में पैदा हुआ, कोई मामूली लड़का नहीं था। वो उस वक्त के उम्मय्यद साम्राज्य के सबसे पावरफुल गवर्नरों में से एक हज्जाज इब्ने यूसुफ का भतीजा भी था, और दामाद भी। अब सोचिए, इस कनेक्शन की वजह से उसे बचपन से ही क्या जबरदस्त मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग मिली होगी, और यही ट्रेनिंग आगे चलकर उसके बहुत काम आई। तो अब सवाल ये है कि भाई आखिर सिंध पर हमला करने के लिए उसे भेजा ही क्यों गया? वजह काफी दिलचस्प है। तो हुआ यूं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की चिंगारी एक घटना से लगी। सिंध के तट के पास कुछ समुद्री डाकुओं ने अरब व्यापारियों के जहाज लूट लिए। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का राज था। बस इसी लूटपाट के जवाब में उमैयद खलीफा ने फैसला किया कि सिंध पर हमला किया जाएगा। और इस बड़ी सेना को लीड करने के लिए किसे चुना गया? जी हाँ, 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को। और बस यहीं से शुरू हुआ जीत और विस्तार का वो सिलसिला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। 711 से 712 एडी के बीच कासिम की सेना एक आंधी की तरह सिंध पर छा गई, एक के बाद एक जीत। सिलसिला शुरू हुआ देबल के बड़े पोर्ट पर कब्जे से, फिर नेरून को अपने कंट्रोल में लिया, और उसके बाद ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर की मेन आर्मी को एक जबरदस्त लड़ाई में हरा दिया, और आखिर में मुल्तान पर जीत के साथ पूरे सिंध पर उसका कंट्रोल पक्का हो गया। और इन जीतों का नतीजा ये हुआ कि सिंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार अरब शासन के अंडर आ गया। ठीक है, जीत तो हो गई, लेकिन एक रूलर के तौर पर, एक शासक के तौर पर मोहम्मद बिन कासिम कैसा था? चलिए अब जरा उसकी पॉलिसीज पर एक नज़र डालते हैं। पता है, कासिम का रूल काफ़ी प्रैक्टिकल था। एक तरफ तो उसने लोकल लोगों को धार्मिक आज़ादी दी, पर दूसरी तरफ उन पर जजिया नाम का एक टैक्स भी लगाया जो नॉन मुस्लिम्स से लिया जाता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं और बौद्धों को भी जगह दी, और मंदिरों में पूजा पाठ करने की भी इजाज़त थी। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक विजेता ही नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। वो ये बात समझता था कि लोकल सपोर्ट के बिना राज करना बहुत मुश्किल है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, उसके अंत और उसकी विरासत पर। और यकीन मानिए, उसका अंत भी उतना ही ड्रामेटिक था जितना उसका उदय। लेकिन ये कामयाबी ज्यादा दिन नहीं चली। सिर्फ 20 साल, महज 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। मतलब उसका करियर जितनी तेजी से ऊपर गया ना, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। तो आखिर हुआ क्या था? बात है 715 एडी की। सत्ता बदल गई, नया खलीफा आया, और उसने पॉलिटिकल वजहों से कासिम को वापस बुला लिया। और फिर हिस्टोरिकल सोर्सेज के मुताबिक उसे जेल में डाल दिया गया, और वहीं उसकी मौत हो गई। कितनी बड़ी आयरनी है ना कि उसकी किस्मत का फैसला उन जमीनों से हजारों मील दूर हुआ जिन्हें उसने खुद जीता था। तो फिर उसकी लेगेसी क्या है? देखिए, जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन उसने एक गहरी छाप छोड़ी। उसने सिंध में पहले परमानेंट अरब शासन की नींव डाली। इसी के वजह से भारतीय उपमहाद्वीप और अरब वर्ल्ड के बीच ट्रेड और कल्चर का एक नया रास्ता खोला। और आज भी साउथ एशिया की हिस्ट्री में उसे एक बहुत ही अहम मिलिट्री लीडर के तौर पर याद किया जाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक छोटी सी जिंदगी पर क्या एक बड़ा इम्पैक्ट? मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे किसी इंसान की जिंदगी, चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकती है।